तो आज का हमारा विषय है कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान या एनसीईआरटी का अध्याय 12, जिसका नाम है पारितंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए इन शॉर्ट नोट्स और रिवीजन सामग्री का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हाँ, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस पीडीएफ के हर एक पन्ने, मतलब हर एक लाइन और हर एक हेडिंग को बिल्कुल उसी क्रम में पढ़ें। हम कोई भी बिंदु नहीं छोड़ेंगे ताकि परीक्षा के लिए सब कुछ कवर हो जाए। एकदम सही। मैं एक शिक्षक की तरह इन नोट्स की हर एक लाइन को बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे सामने पहली स्लाइड है, मैं इसका संदर्भ पढ़ती हूँ। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक तरफ जंगल है जहाँ हिरण और गिलहरी हैं, और दूसरी तरफ एक तालाब है जहाँ मछलियाँ, मेंढक और जलीय पौधे हैं। हाँ, तो ये जो दृश्य है ना, ये हमें सीधे इस बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले जाता है कि आखिर ये पारितंत्र या इकोसिस्टम है क्या। बिल्कुल। तो मैं स्लाइड 2 से पढ़ना शुरू करती हूँ। यहाँ पहली हेडिंग है पारितंत्र, संरचना और प्रकार, और इसके आगे जो लाइन लिखी है मैं उसे बिल्कुल शब्दशः पढ़ रही हूँ। पारितंत्र प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है, यानी फंक्शनल यूनिट है, जहाँ जीवधारी आपस में और अपने भौतिक पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं। अच्छा, तो इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, पारितंत्र कोई ठहरी हुई तस्वीर नहीं है, ये प्रकृति की एक मशीन की तरह है। मतलब कैसे हर जीवित चीज, चाहे वो जानवर हो या पौधा, और उसके आसपास की निर्जीव चीजें जैसे हवा, पानी या मिट्टी, ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एकदम सही। ये सब लगातार एक दूसरे के साथ लेन देन करते रहते हैं। समझ गए। अब मैं आगे नोट्स से पारितंत्र के प्रकार पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है स्थलीय पारितंत्र, जिसके उदाहरण दिए हैं जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल। दूसरा है जलीय पारितंत्र, जैसे झील, तालाब, नदियाँ। और तीसरा है मानव निर्मित पारितंत्र, जिसके ब्रैकेट में लिखा है शस्य भूमि या क्रॉप फील्ड, और जलजीवशाला यानी एक्वेरियम। हाँ, तो प्रकृति ने अपने स्तर पर जमीन और पानी के अलग अलग मंच बनाए हैं, और इंसान ने खेती के लिए जो खेत बनाए हैं या घर में जो मछलियों का टैंक रखा है, वो भी अपने आप में एक छोटी सी क्रियाशील इकाई है। अरे वाह! तो आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है स्तरविन्यास की, जिसे स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। मैं पढ़ती हूँ। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक जंगल को अलग अलग ऊंचाइयों में बांटा गया है। सबसे ऊपर बड़े पेड़ हैं, उसके नीचे झाड़ियां हैं, और एकदम जमीन के पास जड़ी बूटियां या घास हैं। ये एक बहुमंजिला इमारत की तरह है। अच्छा, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये जो वितरण है ये ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल ही क्यों होता है? मतलब क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं होता? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। दरअसल ये सब सूरज की रोशनी पाने की होड़ है। जो बड़े पेड़ हैं वो सबसे ज्यादा रोशनी लेते हैं। जो कम रोशनी में गुजारा कर सकते हैं वो झाड़ियों के रूप में बीच में रहते हैं, और जो एकदम कम धूप में रह सकते हैं वो जमीन पर जड़ी बूटियों की तरह रहते हैं। ओहो, तो ये रोशनी का बंटवारा है। समझ गई। अब हम स्लाइड 3 पर आते हैं, जहां एक पूर्ण पारितंत्र का उदाहरण दिया है तालाब का। मैं इसके घटकों को पढ़ती हूँ। सबसे पहले है अजैविक या एबायोटिक घटक। इसमें लिखा है जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा, तापमान। हाँ, तो अजैविक का मतलब है वो सारी निर्जीव चीजें जो जीवन को सहारा देती हैं। बिना पानी, मिट्टी या धूप के तो तालाब में कुछ नहीं होगा ना। बिल्कुल। फिर उत्पादक या प्रोड्यूसर्स लिखे हैं पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल, जलीय पौधे। ये तालाब की रसोई हैं जो धूप से खाना बनाते हैं। पादप प्लवक बहुत ही छोटे तैरने वाले पौधे होते हैं। अच्छा, फिर उपभोक्ता या कंज्यूमर्स की बारी है। इसमें लिखा है प्राणी प्लवक यानी जू प्लैंक्टन और तैरने वाले जीव। तो ये वो हैं जो खाना खुद नहीं बनाते बल्कि पौधों को या एक दूसरे को खाते हैं। और आखिर में अपघटक या डिकम्पोजर्स लिखे हैं। ब्रैकेट में है कवक और जीवाणु यानी बैक्टीरिया। एकदम सही। ये तालाब के सफाई कर्मचारी हैं। जो भी मर जाता है ये उसे वापस मिट्टी में मिला देते हैं। अब यहाँ एक नॉलेज कार्ड दिया गया है, मैं इसे पढ़ती हूँ। तालाब एक स्वपोषी या सेल्फ सस्टेनेबल इकाई है। यहाँ ऊर्जा
प्रवाह और पोषक चक्रण निरंतर होता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे ये पूरा चक्र काम करता है। देखिए, सूरज की रोशनी ऊपर से आ रही है, मछलियां बीच में तैर रही हैं और खा रही हैं, और कवक या जीवाणु तालाब के एकदम तल में यानी नीचे मौजूद हैं। ये तालाब अपने आप में एक पूरी दुनिया है, इसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, बस धूप चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, और यही धूप हमें हमारे अगले विषय की ओर ले जाती है, जो है उत्पादकता। तो चलिए स्लाइड 4 और 5 पर चलते हैं। मैं हेडिंग पढ़ती हूँ। उत्पादकता, अनिवार्य शर्त सौर ऊर्जा का निरंतर निवेश। इसके बाद प्राथमिक उत्पादन की परिभाषा लिखी है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादपों द्वारा एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न जैव मात्रा। तो मतलब ये है कि किसी भी पारितंत्र को चलने के लिए लगातार सूरज की बिजली चाहिए, और पौधे एक तय जगह और तय समय में जितना भी जैविक पदार्थ या खाना बनाते हैं उसे हम प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अच्छा, और इसे नापने की इकाइयां भी दी गई हैं। मैं बिल्कुल नोट्स की तरफ पढ़ती हूँ। भार के लिए लिखा है ग्राम प्रति वर्ग मीटर, जिसे G की पावर -2 लिखा गया है, या फिर ऊर्जा के लिए किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर। और अगर हम उत्पादकता दर की बात करें तो इसकी इकाइयां हैं ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष या किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। हाँ, तो वैज्ञानिक इस तरह से नापते हैं कि एक साल में 1 वर्ग मीटर की जगह में पौधों ने कितना नया वजन बढ़ाया या कितनी ऊर्जा जमा की। अब यहाँ एक फॉर्मूला है GPP बनाम NPP का। मैं पढ़ती हूँ। GPP यानी सकल उत्पादकता -R यानी श्वसन हानि बराबर NPP यानी नेट उत्पादकता। और नीचे ये लाइन लिखी है कि NPP ही वो जैव मात्रा है जो उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होती है। इसे समझना बहुत आसान है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे सूर्य की रोशनी से पौधे ऊर्जा बना रहे हैं। तो पौधे जो कुल खाना बनाते हैं वो उनकी ग्रॉस सैलरी या GPP है। अच्छा, लेकिन पौधे खुद भी तो जिंदा है ना, वो सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, उसमें जो ऊर्जा खर्च होती है उसे श्वसन हानि या R कहते हैं। चित्र में इसे धुएं या वाष्प के रूप में उड़ते हुए दिखाया गया है। मतलब ये उनका अपना खर्च हो गया। एकदम सही। और अपना खर्च निकालने के बाद जो बचता है वो है NPP या नेट उत्पादकता। चित्र में इसे फलों के रूप में दिखाया गया है, और यही फल या पत्तियां किसी जानवर के खाने के लिए बचती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब यहाँ वैश्विक आंकड़े दिए गए हैं। मैं डेटा पढ़ती हूँ। संपूर्ण जीव मंडल की वार्षिक NPP 170 बिलियन टन है, जिसमें से महासागरों की NPP केवल 55 बिलियन टन है, जबकि महासागर 70% सतह पर है और शेष भूमि पर है। रुको, महासागर पृथ्वी का 70% हिस्सा है, फिर भी उनका उत्पादन 170 में से सिर्फ 55 बिलियन टन क्यों? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, महासागर बहुत गहरे हैं और सूरज की रोशनी कुछ ही मीटर नीचे तक जा पाती है। नीचे घोर अंधेरा है तो प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो लॉजिकल है। और दूसरा कारण है पोषक तत्वों की कमी। जमीन की मिट्टी में नाइट्रोजन जैसी चीजें बहुत होती हैं, लेकिन गहरे समुद्र में इनका वितरण बहुत कम होता है। इसलिए इतना बड़ा होने के बावजूद समंदर उत्पादकता में पीछे रह जाते हैं। समझ गई। तो अब हम स्लाइड 6, 7 और 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अपघटन या डीकंपोजिशन की प्रक्रिया दी गई है। मैं पहले अपघटन की परिभाषा पढ़ती हूँ। जटिल कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पोषक में टूटना, और इसके लिए कच्चा माल जो चाहिए उसे अपरद या डेट्राइटिस कहा गया है। ब्रैकेट में है मृत पत्तियां, छाल, मृत प्राणियों के अवशेष। तो प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं जाता। जब कोई पौधा या जानवर मरता है तो वो कचरा नहीं है, वो इस रिसाइकलिंग फैक्ट्री का कच्चा माल है, जिसे हम अपरद कहते हैं। अब यहाँ केंचुए का महत्व लिखा है। मैं पढ़ती हूँ। केंचुआ किसान का मित्र। यह अपरद को छोटे कणों में तोड़ता है, जिसे खंडन कहते हैं, और मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। बिल्कुल, केंचुआ इस पूरी सफाई प्रक्रिया का पहला सिपाही है। वो उस मरे हुए कचरे को खाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। अब स्लाइड 7 पर अपघटन के 5 चरण दिए गए हैं। मैं एक एक करके पढ़ती हूँ। स्टेप 1 है खंडन या फ्रेगमेंटेशन। हाँ, ये जो हमने अभी बात की, केंचुए द्वारा कचरे को छोटे टुकड़ों में काटना। फिर स्टेप 2 है निक्षालन या लीचिंग। इसके आगे लिखा है जल विलेय पोषक नीचे जाकर लवण बनते हैं।
तो बारिश के पानी के साथ जो भी घुलने वाले पोषक तत्व होते हैं वो रिसकर मिट्टी की गहराई में चले जाते हैं और लवण या सॉल्ट बन जाते हैं। स्टेप 3 है अपचय या कैटाबॉलिज्म, एंजाइम्स द्वारा अपघटन। यहाँ बैक्टीरिया और कवक अपना काम शुरू करते हैं। वो अपने रसायनों या एंजाइम से उन टुकड़ों को बिल्कुल तरल या सरल पदार्थों में बदल देते हैं। और फिर स्टेप 4 और 5 है ह्यूमिफिकेशन और खनिजीकरण यानी मिनरलाइजेशन। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक पेड़ से पत्ती गिरती है, फिर मिट्टी में केंचुए और कवक उस पर काम करते हैं। ह्यूमिफिकेशन में वो पत्ती एक गहरे रंग के चिपचिपे पदार्थ यानी ह्यूमस में बदल जाती है, जो बहुत उपजाऊ होता है। हाँ, ह्यूमस के बारे में तो सबने सुना है। और खनिजीकरण में वो ह्यूमस भी पूरी तरह टूटकर वापस खनिजों में बदल जाता है, जो वापस पौधों की जड़ों में चला जाता है। पूरा चक्र घूम जाता है। अरे वाह। अब स्लाइड 8 पर अपघटन की दर को प्रभावित करने वाले कारक दिए गए हैं। तेज दर के लिए लिखा है नाइट्रोजन या शर्करा अधिक, गर्म और आर्द्र वातावरण। और धीमी दर के लिए लिखा है लिग्निन या काइटिन अधिक, कम तापमान या अवायवीय दशा। मेरा सवाल है कि ये लिग्निन और काइटिन अपघटन को धीमा क्यों कर देते हैं? इसे ऐसे समझिए कि लिग्निन लकड़ी में होता है और काइटिन कीड़ों के बाहरी खोल में। ये दोनों रसायन प्रकृति के एक मजबूत प्लास्टिक या बुलेट प्रूफ शील्ड की तरह होते हैं। इनकी संरचना इतनी जटिल होती है कि बैक्टीरिया को इन्हें तोड़ने में बहुत समय और मेहनत लगती है, इसलिए ये अपघटन को धीमा कर देते हैं। अच्छा, तो ये एक शील्ड की तरह काम करते हैं। समझ गई। अब हम ऊर्जा प्रवाह और खाद्य श्रृंखला के भाग पर आते हैं, जो स्लाइड 9, 10, 11 और 12 पर है। मैं पढ़ती हूँ। ऊर्जा स्रोत। गहरा समुद्र छोड़कर पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है और पार या PAR यानी प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण 50% से कम है और पौधे इसका केवल 2 से 10% ग्रहण करते हैं। तो सोचिए, सूरज की जो कुल रोशनी पृथ्वी पर आती है उसका आधा हिस्सा तो पौधों के काम का ही नहीं है। जो काम का है उसे पार कहते हैं, और पौधे उस पार का भी सिर्फ 2 से 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। इसी जरा सी ऊर्जा पर दुनिया का पूरा जीवन चल रहा है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। आगे लिखा है एक दिशीय प्रवाह और तीर का निशान बनाकर लिखा है सूर्य से उत्पादक और फिर उपभोक्ता, और इसके ब्रैकेट में ऊष्मा गतिकी या थर्मोडायनामिक्स का संदर्भ दिया है। हाँ, तो इसका मतलब है कि ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में बहती है। जो ऊर्जा सूरज से पौधे में आ गई वो वापस सूरज के पास कभी नहीं जाएगी। यही ऊष्मा गतिकी का नियम है। अब स्लाइड 10 पर खाद्य श्रृंखला दी गई है। यहाँ चारण खाद्य श्रृंखला यानी GFC और अपरित खाद्य श्रृंखला यानी DFC के उदाहरण हैं। GFC वो है जो घास से शुरू होती है, जैसे घास को बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने। और DFC वो है जो मरी हुई चीजों से शुरू होती है, जैसे सूखी पत्ती को केचुए ने खाया। अब यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। मैं इसे जोर से और स्पष्ट आवाज में पढ़ती हूँ। महत्वपूर्ण। स्थलीय पारितंत्र में GFC के तुलना में DFC या अपरत श्रृंखला से कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये बहुत ही जरूरी तथ्य है। लोगों को लगता है कि जमीन पर सारी ऊर्जा हिरन और शेर वाली श्रृंखला में बह रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर पेड़ और पौधे बिना किसी जानवर के खाए ही मर जाते हैं और सीधे जमीन पर गिर जाते हैं। अच्छा? हाँ, तो वो सारी की सारी ऊर्जा सीधे अपघटकों के पास यानी DFC के पास चली जाती है। इसीलिए जमीन पर अपरत श्रृंखला बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अरे वाह, ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। अब स्लाइड 11 पर खाद्य जाल और पोषण स्तर दिए हैं। मैं पढ़ती हूँ। उत्पादक से लेकर चतुर्थ यानी टॉप कार्निवोर तक के स्तर है। फिर एक परिभाषा है स्थित शस्य या स्टैंडिंग क्रॉप की। इसमें लिखा है जैव मात्रा या संख्या, और ब्रैकेट में लिखा है शुष्क भार अधिक सटीक है। खाद्य जाल का मतलब है कि प्रकृति में श्रृंखलाएं सीधी नहीं चलती, बल्कि सब आपस में उलझी होती हैं। एक जीव कई चीजों को खा सकता है। और पोषण स्तर का मतलब है कि वो जीव उस जाल में किस जगह पर खड़ा है। और ये स्थित शस्य क्या है? ये नापने का तरीका है कि एक समय में किसी स्तर पर कितना जैविक पदार्थ मौजूद है, और इसे नापने के लिए हमेशा शुष्क भार यानी बिना पानी के वजन को ज्यादा सटीक माना जाता है, क्योंकि पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती। समझ गई। अब स्लाइड 12 पर एक बहुत ही मशहूर नियम है, 10% का नियम।
मैं पढ़ती हूँ लिंडेमान का नियम। केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे ऊर्जा का प्रवाह सीढ़ियों की तरह काम करता है। मान लीजिए पौधों के पास 1000 जूल ऊर्जा है। जब कोई शाकाहारी जीव उसे खाएगा तो उसे सिर्फ उसका 10% यानी 100 जूल मिलेगा। बाकी 90% गर्मी या जीव के अपने कामों में उड़ जाएगा। अच्छा, और फिर जब उस शाकाहारी को कोई मांसाहारी खाएगा तो 100 जूल का भी सिर्फ 10% यानी महज 10 जूल ही आगे जाएगा और सबसे ऊपर वाले को सिर्फ 1 जूल मिलेगा। ऊर्जा लगातार घटती जाती है। तो इसका मतलब है कि 3 या 4 पोषण स्तरों के बाद ऊर्जा बचती ही नहीं है। इसीलिए खाद्य श्रृंखला हमेशा छोटी होती है। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। अब हम स्लाइड 13, 14 और 15 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड्स और उनकी सीमाएं दी गई हैं। जी, मैं पढ़ती हूँ, पिरामिड के आधार पर उत्पादक हैं और शिखर पर तृतीयक उपभोक्ता हैं। हाँ, तो अगर हम इस पूरी व्यवस्था को एक चित्र में बनाएं तो वो मिस्र के पिरामिड जैसा दिखता है। नीचे का हिस्सा चौड़ा क्योंकि पौधे सबसे ज्यादा हैं और ऊपर का हिस्सा नुकीला क्योंकि टॉप के शिकारी सबसे कम होते हैं। अब मैं तीनों पिरामिडों के बारे में पढ़ती हूँ जो स्लाइड 13 और 14 पर हैं। पहला है संख्या का पिरामिड जो सामान्यतः सीधा होता है। दूसरा है जैव भार का पिरामिड। इसमें लिखा है कि स्थलीय पारितंत्र में ये सीधा होता है लेकिन जलीय पारितंत्र में ये उल्टा होता है। और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड जो सदैव सीधा होता है। बिल्कुल। लेकिन रुको, यहाँ स्लाइड 14 पर एक महत्वपूर्ण अपवाद दिया गया है। मैं पढ़ती हूँ कि समुद्र में जैव मात्रा का पिरामिड उल्टा क्यों होता है। पादप प्लवकों या प्रोड्यूसर्स का जीवन काल बहुत छोटा है लेकिन प्रजनन दर बहुत तेज है, जबकि मछलियों या कंज्यूमर्स का वजन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे जमीन का पिरामिड तो सीधा है लेकिन पानी वाला पिरामिड उल्टा है या इन्वर्टेड है। ये एक अपवाद है। मतलब पौधे कम वजन के और मछलियां ज्यादा वजन की। हाँ, देखिए जो पादप प्लवक हैं वो बहुत जल्दी पैदा होते हैं और मछलियां उन्हें खा लेती हैं। किसी एक पल में अगर आप नापेंगे तो मछलियों का कुल वजन उन छोटे पौधों से ज्यादा ही निकलेगा। इसीलिए उनका जैव मात्रा का पिरामिड उल्टा बनता है। लेकिन ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, वो हमेशा सीधा ही रहेगा। अच्छा, ये बहुत ही अनोखा अपवाद है। अब स्लाइड 15 पे पिरामिड की सीमाएं दी गई हैं। मैं इन्हें पढ़ती हूँ। पहली सीमा एक ही प्रजाति का 2 स्तरों पर होना जैसे गौरैया। दूसरी खाद्य जाल का समावेश न होना। और तीसरी मृत जीवियों या डीकम्पोजर्स को कोई स्थान न मिलना। तो ये वो कमियां हैं जो इंसान के बनाए मॉडल्स में हैं। जैसे गौरैया जब दाना खाती है तो वो शाकाहारी है लेकिन कीड़ा खाती है तो मांसाहारी हो जाती है। पिरामिड इस दोहरे रोल को नहीं दिखा पाते। हाँ, और मृत जीवियों को तो बिल्कुल ही भूल गए। एकदम सही। जो प्रकृति के सबसे जरूरी सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए इस पिरामिड में कोई जगह ही नहीं है। तो अब हम अपनी चर्चा के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। मैं स्लाइड 16 से सारांश यानी महत्वपूर्ण बिंदु एक नजर में वाले पेज को तेजी से पढ़ती हूँ। पहला स्तर विन्यास, दूसरा GPP-R बराबर NPP, तीसरा अपघटन की दर के कारक, चौथा लिंडमान का 10% का नियम, पांचवा समुद्र के जैव मात्रा पिरामिड का अपवाद जो उल्टा होता है, और छठा ऊर्जा पिरामिड का हमेशा सीधा होना। बहुत खूब, हमने पूरा चैप्टर बहुत ही बारीकी से कवर कर लिया है। दोस्तों, हमारे पास NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।